So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्ट्स. सो इस वीडियो में हम समझेंगे दैट स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, and किस तरह से वो आपके कोड को और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बात करते हैं स्ट्रक्ट्स या फिर स्ट्रक्चर की. एंड अगर आप यहाँ पर एक लाइन की डेफिनेशन रीड करोगे, यूजिंग स्ट्रक्ट्स टू स्ट्रक्चर रिलेटेड डेटा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इसका क्या मीनिंग है, स्ट्रक्चर रिलेटेड डेटा. ओके, सो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग इज दैट अ स्ट्रक्ट और अ स्ट्रक्चर एक बेसिकली एक छोटी फॉर्म है स्ट्रक्चर की, इज अ कस्टम डेटा टाइप दैट लेट्स यू पैकेज टुगेदर द नेम and name multiple related values that make up a meaningful group. Okay, just in case if you are wondering that struct क्या होता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, अगर आपने देखा होगा एक ऑब्जेक्ट कैसे होता है, इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, कुछ वैसा ये दिखता है. If you are familiar with object oriented languages, a struct is like an object data attribute. Wow, जो मैंने अभी बताया वही लिखा है यहाँ पे. In this chapter we'll compare and contrast tuples with struct to build on what you already know and demonstrate when structs are better a way to group the data. Okay, तो ये एक तरह का कस्टम डेटा टाइप है जिसमें आप डेटा को ग्रुप कर सकते हो यूजिंग की एंड वैल्यू. विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू डिफाइन एंड इनिशिएट स्ट्रक्ट्स. विल डिस्कस हाउ टू डिफाइन एसोसिएटेड फंक्शंस, स्पेशली द काइंड ऑफ एसोसिएटेड फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स. ओके, सो स्ट्रक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम स्ट्रक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. सो विद दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. तो यहाँ पे हम बात करते हैं दैट डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम स्ट्रक्ट्स को. सो स्ट्रक्ट्स आर सिमिलर टू टपल्स डिस्कस्ड इन टपल. तो हमने टपल ऑलरेडी देख लिया था डेटा टाइप्स के अंदर, कंपाउंड डेटा टाइप्स के अंदर. In that both hold multiple related values. Like tuple, the piece of a struct can be of different types. Okay, unlike with tuples in struct, you will name each piece so that it's clear what values they mean. Okay, adding these names means that structs are more flexible than tuples. You don't have to rely on the order of the data to specify and access the values. So don't worry, अभी थोड़ा सा ये overwhelming लग रहा होगा that what they are saying, but once you understand ये चीज़ें बहुत easy लगने वाली है. बहुत ही एक सिंपल चीज़ है struct. टू डिफाइन अ स्ट्रक्ट हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो. एंड नेम द एंटायर स्ट्रक्ट. अ स्ट्रक्ट नेम होल्ड शुड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस of the pieces of the data being grouped together. Then inside the curly brackets we define the name and the types of piece of data. और इनको हम कहते हैं field. तो ये क्या एक field है, ये क्या एक field है, ये है एक field. ओके, सो ये एक स्ट्रक्ट है यूज़र का. एंड उसके बाद टू यूज़ अ स्ट्रक्ट आफ्टर वी हैव डिफाइन इट वी कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्ट. तो अगर हमें इसको यूज़ करना होता है हम इसका एक इंस्टेंस बना सकते हैं. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक करते हैं कार्गो न्यू एंड हम बोलेंगे स्ट्रक्ट्स. ओके, न्यू, मैंने न्यू की स्पेलिंग गलत कर दिया, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग. सो न्यू एंड CD करते हैं हम स्ट्रक्ट्स के अंदर. एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं कोड डॉट. सो इसे हम कोड डॉट करेंगे. सो यू कैन सी दैट हेयर आई हैव माई VS कोड. सो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा जूम इन एंड थोड़ी सी स्क्रीन्स को हम अरेंज कर लेते हैं. ओके, सो दीज आर माई स्क्रीन्स. ओके, सो लेट्स कोड. सो सोर्स मेन. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्ट बनाते हैं. सो लेट्स से दैट मेरे को यूज़र का कुछ फील्ड रखना है, मेरे को यूज़र फील्ड रखनी है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट से दैट एक स्ट्रक्ट बनाओ यूज़र एंड बाय कन्वेंशन इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. ओके, इट फॉलोज पास्कल केसिंग. सो स्ट्रक्ट जैसे हम क्लासेस बनाते हैं, सो स्ट्रक्ट के अंदर इस यूज़र स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या फील्ड रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फील्ड रख सकते हैं एक्टिव की, जिसका टाइप होने वाला है एक बूलियन. राइट, एक्टिव रख लिया. उसके बाद हमने इसका एक यूज़र नेम रख लेते हैं. सो यूज़र नेम हो सकता है एक स्ट्रिंग. एंड यहाँ पर जस्ट सी हम यहाँ पे कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग का, एक स्ट्रिंग ओन्ड टाइप. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र स्ट्रक्ट है ना, ये इसकी ओनरशिप ले. ओके, तो ये एक ओन्ड टाइप है. मैं यहाँ पे एंड STR नहीं ले रहा हूँ बिकॉज फिर मेरे को लाइफ टाइम्स भी स्पेसिफाई करने पड़ते. तो ये एक ओनरशिप है. तो आई वॉन्ट कि यूज़र इस यूज़र नेम की ओनरशिप ले ले. ओके, सिमिलरली ईमेल भी स्ट्रिंग. ओके, बिकॉज आई वॉन्ट कि या तुम ओनरशिप ले लो. एंड साइन इन काउंट ले लेते हैं कि U64 कि इस यूज़र ने कितनी बार साइन इन किया. सो यू कैन सी दैट आई हैव अ स्ट्रक्ट ऑफ यूज़र जिसके अंदर मेरे पास ये फील्ड है एंड ये उसका टाइप है. तो ये हमारा स्ट्रक्ट डिफाइन हो गया. अब इसको यूज़ कैसे करना है, हम इसको बोल सकते हैं लेट यूज़र वन. तो एक यूज़र बनाते हैं. तो हम बोलेंगे मेरे स्ट्रक्ट का नेम यूज़र एंड इसके अंदर हम सारी की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं. एंड ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम पहले ईमेल दे देते हैं. So I can just say string hyphen from, not hyphen, I mean colon from, and I can just say piyush at email.com. कॉमा डाल के हम बाकी की वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं दैट इज स्ट्रिंग hyphen from. ओके, एंड यहाँ पर आई कैन जस्ट से पीयूष गर्ग. ओके,
एंड सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्टिव दे सकते हैं, दैट इज ट्रू, एंड साइन इन काउंट हम कर देते हैं 0. सो दिस इज अ वैलिड स्ट्रक्ट. सो यू कैन सी दैट मैंने इस तरह से इस सिंटैक्स को यूज़ करके मैंने अपना एक स्ट्रक्ट बनाया. यू कैन इग्नोर दी वार्निंग्स. वार्निंग्स बस ये कह रही हैं कि भाई तुम एक स्ट्रक्ट बना तो रहे हो लेकिन तुम इन फील्ड्स को कभी यूज़ नहीं कर रहे हो. सो बेसिकली इट्स जस्ट अ वार्निंग. तो वार्निंग्स को इग्नोर कर सकते हैं, बट जस्ट इन केस अगर आप कोड को थोड़ा क्लियरली देखना चाहते हैं तो इस तरीके का कुछ हमारा कोड है. सो यू कैन सी इस तरह से हम स्ट्रक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं एंड इस तरह से हम स्ट्रक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. एंड नॉट ओनली दिस, हम मल्टीपल स्ट्रक्ट्स भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लेट यूज़र अंडरस्कोर 2, जो फिर से एक यूज़र है एंड इसके अंदर वी कैन जस्ट हैव द सेम वैल्यूज़, जिसमें हम एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें हम रख देते हैं लाइक फॉर एग्जांपल जॉन एट example.com. So this is how you can create structs and don't forget to put a semicolon. Okay, so ये है हमारा structs defining and using. To use a struct after we have defined it, we create an instance. तो इसको कहते हैं एक instance. ये एक instance है यूज़र का. एंड इसका टाइप एनोटेशन देखो कैसा आ रहा है, इसका टाइप है यूज़र टाइप का. तो मतलब कि इसका जो टाइप होने वाला है दैट विल बी ऑफ अ यूज़र टाइप. तो ये एक तरह का कस्टम टाइप है. उन्होंने कहा था ना स्ट्रक्ट से कस्टम टाइप होते हैं, तो इसको हम एज ए कस्टम टाइप भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्ट. ओके, बाय स्पेसिफाइंग कॉन्क्रीट वैल्यूज़, तो हम कॉन्क्रीट वैल्यूज़ देते हैं. दीज आर नोन एज कॉन्क्रीट वैल्यूज़ फॉर द फील्ड्स. We create an instance by starting the name of the struct and then add curly braces containing key value pairs, where the keys are the names of the field and values are the data that we want to store in that field. So here is an example कि आप किस तरह से एक struct बना सकते हो. How can you declare a struct? Okay, so यहाँ तक तो काफ़ी सिंपल चीज़ होंगी. To get a specific value from the struct we use a dot notation. तो अगर आपको इस स्ट्रक्ट में से एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है, हम क्या यूज़ करते हैं, हम डॉट नोटेशन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन से प्रिंट ln द नेम ऑफ यूज़र इज, एंड यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यूज़र अंडरस्कोर 1 डॉट मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका नेम चाहिए. सो आई कैन जस्ट टेक यूज़र नेम. सो डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके, डॉट नोटेशन को यूज़ करके हम उसकी वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट हमने डिफाइन किया एंड दिस इज़ हाउ आई कैन रीड. अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूँगा, कार्गो रन करके, सो यू कैन सी दैट दिस इज़ द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग. सो डॉट नोटेशन को यूज़ करके हम वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं. सिमिलरली हम एक्टिव को भी रीड करके देखें. द एक्टिवनेस ऑफ द यूज़र इज़ दैट वो यूज़र एक्टिव है. एंड एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी दैट ऑटोमेटिकली वो सिर्फ कह रहे दैट आप ना ईमेल को यूज़ और इसको यूज़ नहीं करो, बिकॉज हमने इन दो फील्ड्स को प्रिंट कर लिया. तो यार ये दो फील्ड कभी यूज़ नहीं हो रही है, तो इट्स जस्ट अ वार्निंग. ओके, सिमिलरली हम इनको म्यूटेट भी कर सकते हैं. सो म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं, बट एनीवे यू कैन सी दैट दिस इज हाउ वी कैन रीड द वैल्यूज़ एंड म्यूटेट करके देखते हैं. सो लेट्स से मेरे को यूज़र का ना यूज़र नेम चेंज करना है. सो यूज़र अंडरस्कोर 1 डॉट यूज़र नेम इक्वल्स, एंड मुझे एक न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग फ्रॉम, एंड इसको हम चेंज कर देते हैं समथिंग एल्स. बट यू कैन क्लियरली सी दैट हमारे पास एक एरर आ रहा है दैट यू कैन नॉट म्यूटेट एन इम्यूटेबल वेरिएबल, बिकॉज ये वेरिएबल एक इम्यूटेबल है, तो इसको म्यूटेबल बना दो. एंड नाउ यू कैन सी दैट यू कैन इवन अपडेट दी वैल्यूज यूजिंग डॉट नोटेशन. तो रीड करना है सिर्फ इतना से इतना स्टेटमेंट लिखो. अगर आपको उसको चेंज करना है तो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स. ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं डॉट यूज़र नेम, और यूज़र नेम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पुश स्ट्रिंग कर देते हैं हे. सो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड म्यूटेशन. तो बेसिकली जब तक हमारा यूज़र 1 म्यूटेबल है, हम कुछ भी म्यूटेट कर सकते हैं. अगर ये म्यूटेबल नहीं है देन यू विल गेट एन एरर. तो एक बार प्रिंट एलन करके देखें क्या आ रहा है. सो प्रिंट एलन द न्यू यूज़र नेम इज़, एंड यहाँ पर आई कैन जस्ट से यूज़र अंडरस्कोर 1 डॉट यूज़र नेम, राइट. सो इफ़ आई विल रन इट, तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है समथिंग एल्स है. सो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इस चीज़ को म्यूटेट कर लिया. नाइस. एंड जो भी आपके ओनरशिप वाले रूल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो करेंगे. कैसे? लेट से अगर मैं यहाँ पर एक लेट S1 बनाता हूँ, ओके S1, एंड इसको हम इक्वल कर देते हैं यूज़र अंडरस्कोर 1 डॉट लेट से यूज़र नेम के. तो यू नो दैट ये जो यूज़र नेम था, जो यूज़र नेम है जो स्ट्रिंग टाइप का है, वो यहाँ पर क्या होगा, मूव होगा, राइट. यहाँ पे मूव होगा. तो दैट मीन्स जब ये एक बार मूव हो जाता है, ठीक है, यू कैन सी दैट आई कैन नॉट यूज़ इट. जैसे ही हमने इसको मूव कर दिया, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, बोरो ऑफ अ मूव्ड वैल्यू. तो यूज़र 1 का जो यूज़र नेम है वो मूव कर गया. क्यों? बिकॉज ये एक ओन्ड टाइप था. बट यही अगर मैं एक्टिव को मूव करता देन दैट्स फाइन, बिकॉज एक्टिव क्या स्टैक के ऊपर होता है, ये कॉपी होता. सो यहाँ पर जो भी ओनरशिप वाले रूल्स है वो सेम रहेंगे. एक प्यारी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, आप गेस करना. तो मैं ना प्रोग्राम को सेव नहीं करूँगा. हमने क्या किया, हमने एक म्यूटेबल यूज़र 1 बनाया
ओके हमने ये उसकी फील्ड थी, हमने S1 को मूव कर दिया, मूव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र 1 को म्यूटेट कर लेता हूँ, इक्वल्स टू स्ट्रिंग फ्रॉम, एंड आई विल जस्ट से दिस इज़ अ वैल्यू आफ्टर मूव। मैंने उसको म्यूटेट करने का ट्राई किया यूज़र 1 के यूज़र नेम को। एंड अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एलन करता हूँ दैट दी आई कैन जस्ट से वैल्यू ऑफ यूज़र नेम इज़, तो यहाँ पे हम देखें दैट अगर मैं यूज़र 1 डॉट यूज़र नेम को प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा। सो कैन यू गेस दी आउटपुट, क्या इसमें एरर आएगा या फिर ये सही चलेगा, लेट्स सी। तो इसको सेव करते हैं एंड यू कैन सी देयर इज़ नो एरर एंड इफ आई रन आई एम गेटिंग दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर इवन आफ्टर द मूव मैं इस वेरिएबल को क्यों यूज़ कर पा रहा हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज एक्चुअली में आपने क्या किया, आपने ना पहले वाली वैल्यू को तो मूव ही किया, मतलब कि जो पहले लोकेशन थी हीप में वो आपने मूव कर दी। फिर आपने बेसिकली क्या बोला कि यार इसके यूज़र नेम में ना एक ब्रांड न्यू वैल्यू एलोकेट करो। तो ये बेसिकली क्या करता है, एलोकेटर से एक न्यू एड्रेस लेकर आता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे S1 के पास इस चीज़ का एड्रेस होगा एंड यूज़र नेम के पास एक न्यू एड्रेस होगा। तो दैट इज़ फाइन, हमारा जो ओनरशिप वाला रूल्स है वो अभी भी बरकरार है, दैट एक वैल्यू का एक ही ओनर हो सकता है। तो यार इस पर्टिकुलर लोकेशन का ये ओनर है एंड इसका जो पहले वाली वैल्यू थी उसका ओनर ये बन चुका है। सो डोंट वरी, अगर कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है एट बिगनिंग तो दैट इज़ फाइन, बट धीरे धीरे आप इस पर यू कैन मतलब आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ओके सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमने क्या किया, वी कैन चेंज द वैल्यू बाय यूजिंग द डॉट नोटेशन असाइनिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड। तो हमने देखो इसको क्या किया, हमने यूज़र 1 को म्यूटेबल किया एंड हमने उसकी वैल्यू को अपडेट कर लिया, ठीक है। नोट दैट द एंटायर इंस्टेंस मस्ट बी म्यूटेबल। रस्ट डजेंट अलाउ अस टू मार्क ओनली सर्टन फील्ड एज म्यूटेबल। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ ना इसको म्यूटेबल बना दो, ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इसको म्यूटेबल बना दो बाकी सारा इम्यूटेबल नहीं। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा इंस्टेंस ही म्यूटेबल होना चाहिए इफ़ यू वांट टू म्यूटेट एनीथिंग। As with any expression, we can construct a new instance of the struct as the last expression in the function body with implicitly return new instance. तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मेरे को मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाने हैं यूज़र के तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, राइट, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं बिल्ड यूज़र। इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये ना यूज़र का सिर्फ यूज़र नेम लेगा, ओके, यूज़र नेम लेगा एज अ स्ट्रिंग एंड ये क्या लेगा, एक ईमेल लेगा एज अ स्ट्रिंग, ओके। एंड ये रिटर्न क्या करेगा, एक यूज़र टाइप, ये रिटर्न करेगा एक यूज़र टाइप। एंड हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं एक यूज़र जिसमें हम यूज़र नेम ले लेंगे जो भी हमें यूज़र नेम यूज़र दे रहा है, हम इसमें ईमेल ले लेंगे, ईमेल ले लेंगे जो भी हमें यूज़र ने ईमेल दिया। एक्टिव हम बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ट्रू असाइन कर देंगे एंड साइन इन काउंट भी हम क्या कर देंगे, साइन इन काउंट हम कर देंगे 0। तो ये फंक्शन मेरे लिए क्या करेगा, एक यूज़र को हर बार बिल्ड करके देगा। तो मतलब कि आई कैन जस्ट से दैट हे भाई मेरे को ना एक यूज़र बिल्ड करके दो, ठीक है। सो यहाँ पर आई कैन से हे म्यूटेबल, इसको म्यूटेबल भी हटा दो, मेरे को म्यूटेबल नहीं चाहिए, यूज़र 1 बिल्ड द यूज़र, यहाँ पर एक इक्वल्स टू का साइन रह गया, बिल्ड यूज़र। सो फर्स्ट पैरामीटर हमें देना है यूज़र नेम, सो स्ट्रिंग फ्रॉम एंड आई कैन से पीयूष गर्ग डेव, तो ये हो गया हमारा यूज़र नेम। और फिर हम बोलेंगे स्ट्रिंग एंड देन फ्रॉम एंड ये हो गई हमारी ईमेल, दैट इज़ piyush@email.com। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाया। सो व्हाट यू कैन सी इज़ दैट ये बिल्ड यूज़र फंक्शन क्या कर रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये ना यूज़र रिटर्न करता है, रेफरेंस रिटर्न नहीं करता है, यूज़र ही रिटर्न कर देता है। डू यू रिमेंबर हमने एक फंक्शन लिखा था टेक्स ओनरशिप गिव्स ओनरशिप, तो ये बिल्ड यूज़र क्या करता है, यूज़र बना के उसकी ओनरशिप हमें दे देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो यूज़र है ये हमने रिटर्न कर दिया, ये यूज़र पहले यहाँ बना, इसकी ओनरशिप हमने रिटर्न कर दी एंड नाउ दिस इज़ दी ओनर। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये बिल्ड यूज़र ने बिल्ड किया एक यूज़र हमारे लिए और इसने ओनरशिप इसको दे दी। सो नाउ दिस इज़ दी ओनर, ठीक है। तो ये ओनरशिप को गिव कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा ओनरशिप वाला, उसमें एक फंक्शन था गिव्स ओनरशिप, तो उस वीडियो को दोबारा देखना कि गिव्स ओनरशिप में हम कैसे स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे थे, हम सेम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपकी की और आपकी वैल्यू सेम है ना, तो आप इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट हैंड में, तो आप बस इसको ईमेल लिख दो। अगर आपकी की एंड आपकी वैल्यू का जो वेरिएबल है वो सेम है, तो यूज़र नेम ईमेल एक्टिव साइन इन काउंट, तो इससे ये मेरा यूज़र नेम बन जाएगा। सो यू कैन सी दैट दिस विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन, ओके कूल। It makes sense to name the function params with the same name as the struct fields, but having to repeat email and username
fields is bit tedious. If the struct had more fields, repeating each name would be more annoying. Luckily there is a convenient shorthand. तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर ईमेल और ईमेल ये जो लिखना है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे बचने के लिए हम शॉर्ट हैंड को यूज़ कर सकते हैं. सो शॉर्ट हैंड में बस आप क्या कर सकते हो, अगर आपका फील्ड और आपका ये वेरिएबल नेम सेम है तो आप बस यूज़र नेम और ईमेल लिख दो. दिस विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन. Here we are creating a new instance of user struct which has a field name email. We want to set the email field to the value of the email parameter of the build user function. Because email field and email parameter have same name, we only need to write email rather than email. ठीक है, just like you have in JavaScript. Creating instances from other instances, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. It's often useful to create new instances of a struct that includes most of the values from the another instance but changes some. You can use struct update syntax. ये क्या होता है? Let's say आपके पास एक user 2 है, ठीक है, एक user 2 बना लेते हैं. So from listing 5 6 we show how to create a new user instance user 2 regularly, ठीक है, without any syntax. So you can see that एक बहुत ही नॉर्मल वे में हमने एक syntax बनाया. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक user 2 बनाते हैं. So let user 2, एंड इसमें मैं build user का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे user का यूज़ करता हूँ. एंड इसको बना लेते हैं, ठीक है. मैं यहाँ से ना फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज आई एम वेरी लेजी टू राइट इट अप. तो व्हाट यू विल नोटिस इज ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़र अंडरस्कोर 1 या यूज़र 1 भी कर सकते हैं, मतलब इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है. तो मैंने इसको यूज़र अंडरस्कोर 1 नाम दिया. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हम कर क्या रहे हैं, पहली बात हम जो यूज़र 2 बना रहे हैं ना, उसमें ना हम यूज़र 1 से कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं, राइट. और ये ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रिंग टाइप. हम यहाँ पर एक ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम यूज़र 1 को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते. तो अभी के लिए उसको हटा देते हैं. तो वॉट यू आर नोटिसिंग कि हम ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, हम यूज़र 1 से कॉपी कर रहे हैं. सिर्फ ईमेल है जिसको हम चेंज कर रहे हैं. काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि हम यूज़र 1 को अपडेट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हैं तो आपको एक एक करके कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ना वो वाली फील्ड डालो पहले, तो जो आपको अपडेट करनी है. बाकी की फील्ड्स बस आप कर दो डॉट डॉट एंड यूज़र अंडरस्कोर 1. तो ये सिंटैक्स क्या करेगा, सिर्फ ईमेल को तो ये वाली कंसिडर करेगा, लेकिन बाकी सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली वो आपके लिए मूव कर देगा. ओके, सो दिस सिंटैक्स डॉट डॉट स्पेसिफाइज दैट द रिमेनिंग फील्ड्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली सेट, सो यू शुड हैव द सेम वैल्यू एज द फील्ड. तो हमने ईमेल को अपडेट किया, बाकी सारा हमने यूज़र 1 से कॉपी कर लिया. द कोड इन लिस्टिंग 5 7 ऑल्सो क्रिएट्स एन इंस्टेंस यूज़र 2 दैट हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईमेल बट हैज़ द सेम वैल्यू फॉर यूज़र नेम, एक्टिव एंड साइन इन काउंट फील्ड्स फ्रॉम द यूज़र 1. The dot dot user 1 must come last to specify that remaining fields should get their value from the corresponding fields user 1. तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक और कर देता एक्टिव फॉल्स, लेट्स से मैं यहाँ पर एक और फील्ड ले लेता एक्टिव फॉल्स. तो अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये दो फील्ड्स तो इसकी ही लेगा, बाकी सारी फील्ड्स यूज़र 1 से कॉपी कर लेगा. दैट इज साइन इन काउंट और क्या है, यूज़र नेम. ओके, but we can choose to specify values for as many as fields we want in any order regardless of the order. ठीक है. So note that struct update syntax uses equals like assignment. This is because it moves the data just as we saw. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेटा मूव हो रहा है. यूज़र 1 का जो यूज़र नेम है ना वो मूव होगा यहाँ पे. तो मतलब कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाद मैं यूज़र 1 का यूज़र नेम यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज़ बीन मूव्ड टू यूज़र 2. ओनरशिप के रूल्स. ओके, in this example we can no longer use user 1 as the whole after creating user 2. okay, in fact मैं यहाँ पर user 1 को ही यूज़ नहीं कर सकता. तो अगर मैं यहाँ पे print ln करता हूँ कुछ भी is user 1 something like this and हम यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाते हैं, तो user 1 डॉट एक्टिव लेते हैं. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग हियर. यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर यूज़र 1 डॉट यूज़र नेम को यूज़ नहीं कर पा रहा बिकॉज वो यहाँ पर वैल्यू मूव हो गई है. ओके, बिकॉज दैट वैल्यू हैज़ बीन मूव्ड. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे अगर हम होवर करते हैं दैट वैल्यू मूव्ड हियर. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज आफ्टर क्रिएटिंग यूज़र 2 बिकॉज द स्ट्रिंग in the username field of the user 1 was moved to user 2. If we had given user 2 a new string, both values of email and username, and thus we can only use active and sign in count. तो हम यूज़र 1 का सिर्फ और सिर्फ एक्टिव और साइन इन काउंट यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो वैल्यू स्केलर वैल्यूज है, स्टैक के ऊपर स्टोर्ड है, वो कॉपी होती है. लेकिन जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, राइट, जो हीप के ऊपर थी वो मूव हो चुके हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. बेसिक ओनरशिप रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होते हैं. एंड थस दिस इज़ फाइन.
and then user 1 would be still active after getting user 2. Both active and sign in count are types that implement the copy trait, so the behavior we discussed in the stack only data copy section would apply. ठीक है, ये तो हमें बहुत ईजी समझ आ गया. अब कुछ रियल, अब आपको स्ट्रक्ट यहाँ तक काफ़ी समझ आ गया होगा दैट एक स्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर क्यों होता है एंड किस तरह से हम फील्ड्स को रिलेट कर सकते हैं. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि पीयूष हम तो ये चीज़ टपल से भी कर सकते हैं. मैं एक टपल बना सकता हूँ यूज़र का, जिसमें फर्स्ट वैल्यू होगी एक्टिव, सेकंड वैल्यू होगी यूज़र नेम, थर्ड होगी ईमेल एंड फोर्थ होगी साइन इन काउंट. तो देखो पहली चीज़ तो यही कॉम्प्लेक्सिटी है दैट आपको इंडेक्सेस याद रखने पड़ेंगे. दैट जीरोथ पे एक्टिव है, फर्स्ट पे यूज़र नेम है, लेकिन यहाँ पर ना वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप डॉट नोटेशन को यूज़ करके कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो और किसी भी ऑर्डर में आप स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो. एंड यहाँ पर ना मोर सेंस है, मुझे पता है कि ये साइन इन काउंट है, वहाँ पर मेरे को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि भाई लास्ट वैल्यू सिग्निफाई साइन इन काउंट, फर्स्ट वैल्यू सिग्निफाइज एक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये खुद ही एक डिस्क्रिप्टिव नेम्स है. तो दिस इज वन एडवांटेज ऑन टपल. रस्ट ऑल्सो सपोर्ट्स स्ट्रक्ट्स दैट लुक्स सिमिलर टू टपल्स. इनको कहते हैं टपल स्ट्रक्ट्स. तो टपल एक डिफरेंट चीज़ है, स्ट्रक्ट एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप स्ट्रक्ट एक टपल स्ट्रक्ट भी बना सकते हो. एक स्ट्रक्ट जो टपल की तरह डेटा को होल्ड करे, समथिंग लाइक दिस. इसका क्या एडवांटेज वो बताऊंगा. टपल स्ट्रक्ट्स हैव द एडेड मीनिंग द स्ट्रक्ट नेम प्रोवाइड्स but don't have the names associated with their fields. Rather, they just have the types of the field. Okay, so rather they just have types of the field. Tuple structs are useful when you want to give the whole tuple a name and make tuple a different from the other tuple. And when naming each field in a regular struct would be verbose or redundant. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप उनको फॉलो करोगे तो मे भी इतना समझ ना आए. देखो मेरे पास ना एक फंक्शन है मेन, है ना, एक फंक्शन है मेन, और मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ. इस फंक्शन में व्हाट आई विल डू इज, एक बार इसको सेव कर लेते हैं बिकॉज इट इज थ्रोइंग एरर्स. एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा ना, जो बैकग्राउंड कलर सेट करता है, सेट बैकग्राउंड कलर. ठीक है, तो देखो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा एक जो कलर्स होते हैं वो कैसे लगते हैं. कलर्स ना यूजुअली ऐसा होता है लाइक RGB वैल्यूज़ होती हैं. तो फर्स्ट वैल्यू जैसे R की होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB वैल्यूज़ होती हैं. तो देखो RGB वैल्यूज़ के लिए क्या मैं एक टपल ले सकता हूँ, मैं बिल्कुल एक टपल ले सकता हूँ. तो लेट्स से मैंने ना यहाँ पर जो कलर लिया ना, वो मैंने एक टपल ले लिया, जिसमें फर्स्ट वैल्यू होगी लेट्स से U8, सेकेंड वैल्यू भी होगी एक U8 लेट्स से, एंड थर्ड वैल्यू भी U8 होगी. लेट्स से मैंने इस तरह से एक टपल ले लिया. अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ टपल है ना, तो मैं करूँगा दैट प्रिंट एलन सेटिंग बैकग्राउंड कलर. ठीक है, एंड हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई R की वैल्यू मैं सेट करूँगा कुछ, कॉमा, ग्रीन की वैल्यू सेट करूँगा, कॉमा, मैं ब्लू की वैल्यू कुछ सेट करूँगा. एंड फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ कैसे, मैं बोलूँगा कलर डॉट जीरोथ वैल्यू, कलर डॉट फर्स्ट वैल्यू, एंड जो भी मैंने कलर लिया उसकी डॉट सेकेंड वैल्यू. तो यू कैन सी दैट ये फंक्शन ना बिल्कुल सही से काम करेगा, बिकॉज ये कलर ले रहा है U8 एंड ये प्रिंट एलन कर देगा. ठीक है, अब इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक कलर बनाता हूँ, एक रेड कलर बनाते हैं. ठीक है, एक रेड कलर. तो रेड कलर कैसे बनेगा कि जिसमें रेड की वैल्यू तो हम फुल लेट से 100 ले लेते हैं. ठीक है, ये 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो दिस विल बी अ रेड कलर, है ना. फिर हम बोलेंगे सेट बैकग्राउंड कलर एंड हम इसमें रेड कलर पास कर देंगे. तो वॉट यू आर नोटिसिंग इज कि हमने एक टपल बनाया जिसमें 3 वैल्यूज़ है, U8. हमें पता है कि यार ये ना एक कलर है ना, बिकॉज आई मीन अगर हम रस्ट के परस्पेक्टिव से समझें तो ये सिर्फ एक टपल है जिसमें सिर्फ 3 नंबर फील्ड्स हैं. तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यू कैन सी दैट सेटिंग रेड टू 100, ग्रीन टू 0, ब्लू टू 0. अब लेट से मेरे को क्या करना है ना, मेरे को ना एक पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट समझते, पॉइंट में जैसे होता है ना, एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होता है, जी एक्सिस होते हैं. तो लेट्स से अब एक डिफरेंट प्रोग्राम है दैट मूव पॉइंट. अब पॉइंट कैसा दिखता है, पॉइंट के अंदर क्या होता है, एक तो होता है वाई एक्सिस पे कितना मूव करना है, जी एक्सिस पे कितना मूव करना है, एंड एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है. तो ऐसे ले लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू इज़ फॉर द वाई एक्सिस, तो लेट्स से U8 एंड U8. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बोलेंगे प्रिंट एलन दैट दी पर्सन, द कर्सर ले लेते हैं. ठीक है, द कर्सर वॉज मूव्ड. ठीक है, तो लेट से हम बोल देते हैं कि वाई एक्सिस पे कितना मूव हुआ, एक्स एक्सिस पे कितना मूव हुआ, एंड जी एक्सिस पे वो कितना मूव हुआ. तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि भाई पॉइंट का तुम पॉइंट
का 0th ले लो, आप इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, पॉइंट का फर्स्ट ले लो एंड पॉइंट का सेकंड ले लो। तो अगर आप देखोगे लॉजिकली ना, मेरे दोनों प्रोग्राम्स बिल्कुल सही हैं, जो मैंने लिखे हैं दोनों प्रोग्राम्स बहुत सही हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, लेट पॉइंट, ठीक है, इक्वल्स टू, तो एक पॉइंट बनाए, तो मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ दैट इज़ लाइक एक मेरे को 30 40 90, ठीक है, मैंने एक पॉइंट बना लिया। एंड अब हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे पॉइंट को, तो यहाँ पे हम करते हैं मूव पॉइंट एंड यहाँ पर हम इस पॉइंट को पास कर देते हैं। तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि दैट येस इट इज़ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो देखो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर मैं इस रेड कलर को यहाँ पर पास कर दूँ, मैंने बोला मूव पॉइंट रेड, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी दैट इसने बोला y पे 100 मूव करो, x पे 0, z पे 0। बिकॉज हुआ क्या, आफ्टर ऑल जो कलर की कॉम्पोजिशन थी ना वो भी एक U8 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 थी, पॉइंट भी U8 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 था। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि दैट यार ये ना एक कलर है और ये एक पॉइंट है, बिकॉज रस्ट के परस्पेक्टिव से, रस्ट के टाइपिंग्स के अकॉर्डिंग से ये दोनों चीज़ों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि इसमें से कलर कौन सा है और पॉइंट कौन सा है, इवन दो दोनों में वैल्यू सेम है। तो इस पॉइंट पे हमारे बग्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारे टपल स्ट्रक्ट्स। टपल स्ट्रक्ट्स में देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी प्रोग्राम को रिफैक्टर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा कलर, जिसमें देखो क्या होगा, U8 होगा, U8 होगा और U8 होगा। फिर मैं एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा पॉइंट, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू भी U8 होगी, फिर U8 होगी, फिर U8 होगी। आई नो कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कलर लाइक दिस, मैं इसको बोलूँगा भाई मेरे को तो एक कलर चाहिए, मेरे को तो एक कलर चाहिए। एंड मैं बोलूँगा भाई मेरे को तो यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए। मुझे पता है दोनों में डेटा का जो टाइप है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप हो गया। अब देखो पहली बात, मुझे इस रेड को ना एक कलर बनाना पड़ेगा, मुझे इस रेड को कलर बनाना पड़ेगा, और मुझे इस पॉइंट को एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब बिकॉज ये एक पॉइंट है और ये एक कलर है, अब आप रेड को पॉइंट में नहीं डाल सकते, बिकॉज मूव पॉइंट कहते हैं भाई मेरे को तो एक पॉइंट टाइप चाहिए ना, तो आप ये नहीं डाल सकते मिस मैच टाइप, भाई पॉइंट चाहिए और आप तुम कलर डाल रहे हो, तो भाई इसके अंदर भी तुम पॉइंट ही डालोगे। एंड नाउ दिस कोड विल वर्क। एंड यहाँ पर फॉर सम रीजन वी आर गेटिंग एन एरर, बिकॉज हमें यहाँ पर कलर वर्ड लगाना है, बिकॉज ये कलर का टाइप है, ये एक पॉइंट का टाइप है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी, एंड इसको हम हटा सकते हैं, एनोटेशन को हटा दो, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट रेड एक्चुअली में कलर है, ये एक पॉइंट है, तो मूव पॉइंट में सिर्फ पॉइंट वैल्यूज आएंगे एंड इसमें बैकग्राउंड कलर आएगा। रन करोगे सेम आउटपुट आएगा, यू कैन सी सेम आउटपुट। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, दिस लाइन विल कॉज एन एरर, गॉट इट। तो टपल स्ट्रक्ट्स को यूज़ करके ना हम एक्चुअली में दो टपल्स के बीच का एक डिफरेंस बना सकते हैं, एक कि भाई ये एक पॉइंट है और ये एक कलर है। तो इसमें ना क्या है, गलती के चांसेस नहीं होंगे एंड इट मेक्स मोर सेंस कि अच्छा इसमें एक पॉइंट वेरिएबल आ रहा है और इसमें कलर वेरिएबल आ रहा है। सो एक कलर बना लो, एक पॉइंट बना लो, यू कैन सी यू कैन हैव ब्लैक, यू कैन हैव ओरिजिन। नोट दैट ब्लैक एंड ओरिजिन वैल्यूज आर डिफरेंट टाइप्स बिकॉज दे आर इंस्टेंसेज ऑफ डिफरेंट टपल स्ट्रक्ट्स। Each struct you define is its own type, even though the fields within the structs might have same type. For example, a function that takes parameter of type color cannot take point as an argument, even though both types are made up of 3 i32 values. Otherwise, tuple structs instances are similar to tuples, okay, that you can destructure and use them in individual places. So, and you can use a dot followed by the index to access the value. तो ये एक एडवांटेज है ऑफ यूजिंग टपल स्ट्रक्ट्स, गॉट इट। यूनिट लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें कोई फील्ड नहीं होती, तो आप एक ऐसा भी बना सकते हो, लाइक यू कैन ऑल्सो डिफाइन स्ट्रक्ट्स दैट डोंट हैव एनी फील्ड्स, दे आर कॉल्ड यूनिट लाइक स्ट्रक्ट्स because they have similarly to this thing the unit type that we mentioned in tuple में एक unit type होता है। unit like structures can be useful when you need to implement a trait on some type of but don't have any data that you want to associate with the type. We will discuss traits in chapter 10. as of now you can एक example ले लेते हैं कि that एक struct बना है always equal, कोई वैल्यू ही नहीं है, देख रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है, कोई टपल नहीं है, कोई इसमें फील्ड्स नहीं है, तो आप इस तरह के भी बना सकते हो। अभी के लिए ऐसा सोचो कि कोई फंक्शन है जिसको एक ऑलवेज इक्वल टाइप चाहिए, समथिंग लाइक दैट। टू डिफाइन ऑलवेज इक्वल वी यूज अ स्ट्रक्ट कीवर्ड, द नेम वी वांट एंड देन द सेमीकोलन, नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस, देन वी गेट एन इंस्टेंस ऑफ ऑलवेज इक्वल इन द सब्जेक्ट वेरिएबल इज इन अ सिमिलर वे। Using the name we defined without any curly bracket or parenthesis, okay,
imagine that we later we implement a behavior for this type such as every instance of always allow is always equal to every instance of any other type, perhaps to have a known result for testing purposes. ठीक है, सो आई नो अभी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा समझना, लेकिन अभी के लिए बस समझ लो कि हाँ एक ऐसा स्ट्रक्ट भी होता है जिसमें कोई फील्ड्स ही नहीं है, इसको यूनिट टाइप स्ट्रक्ट कहते हैं, इसका यूज़ बाद में देखेंगे। ओके, ओनरशिप की समझते हैं। स्ट्रक्ट में ओनरशिप्स कैसे काम करते हैं। इन अ यूजर स्ट्रक्ट डेफिनेशन लिस्टिंग 5.1 वी यूज द ओन्ड स्ट्रिंग टाइप रादर देन हैविंग द स्ट्रिंग स्लाइस, है ना। तो जो हमने शुरू में ये बनाया था, तो इसमें एक स्ट्रिंग स्लाइस नहीं था, इसमें एक ओन्ड स्ट्रिंग टाइप था। दिस इज डेलिबरेट चॉइस बिकॉज वी वॉन्ट ईच इंस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्ट टू ओन all of its data and for the data to be valid as long as the entire struct is valid। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज़ कर रहा था पहले, ये गलत एग्जांपल है, दे आर सेइंग दैट ये कोड कभी कंपाइल नहीं होगा। हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे उसका मतलब है कि ये जो यूज़र है ना, ये ओन कर ले, और जैसे ही ये यूज़र जो पूरा का पूरा इंस्टेंस आउट ऑफ स्कोप जाए तो साथ ही स्ट्रिंग को भी वो ले जाए। ठीक है, दैट वॉज द रीजन। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर स्ट्रक्ट्स टू स्टोर रेफरेंसेज टू डेटा ओन बाय समथिंग एल्स, बट टू डू सो वी हैव टू रिक्वायर लाइफ टाइम। सो हमें लाइफ टाइम्स का यूज़ करना होगा, जो हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। लाइफ टाइम्स इंश्योर दैट द डेटा रेफरेंस बाय द स्ट्रक्ट इज वैलिड एज लॉन्ग एज द स्ट्रक्ट इज। ओके, तो अगर आप कुछ ऐसा करोगे ये कंपाइल नहीं होगा, बिकॉज आप एक स्ट्रिंग टाइप का यूज़ कर रहे हो एंड उसको नहीं पता कि ये कब तक वैलिड है, किसका इंस्टेंस है, तो उसमें हमें लाइफ टाइम्स का यूज़ करना होगा। सो दिस वॉज बेसिकली दी स्ट्रक्ट्स। सो आई होप दैट आपको स्ट्रक्ट्स के बारे में पता लगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट्स के ऊपर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हमने देखा दैट स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम स्ट्रक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं टू ग्रुप रिलेटेड डेटा, फील्ड्स, की वैल्यू पेयर्स, यूनिट टाइप स्ट्रक्ट्स, टपल लाइक स्ट्रक्ट्स, एंड कितना क्लीन कोड होता है बाय यूजिंग स्ट्रक्ट्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।